नमस्कार दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले के एक गांव की है। मेहीलाल उम्र यही कोई 48 से 49 साल। सब कुछ ठीक था, मेहनती भी था, काम धंधे भी इसके अच्छे खासे चलते थे। छोटी मोटी इसके पास एक प्राइवेट जॉब भी थी। जॉब के मतलब मजदूरी की जॉब, उसी से ये परिवार वगैरह सब कुछ चलाता था। लेकिन ऊपर वाले ने इतना इसके ऊपर रहम नहीं किया कि इसको एक संतान तक नहीं दिया। अब इसी की चिंता इसको खाए जा रही थी। धीरे धीरे करके इसकी जो पत्नी थी मीना मेहीलाल की, ये भी बड़ी चिंतित रहती थी, बड़ी उदास रहती थी। कभी कभी ये सोचती थी कि आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है कि ऊपर वाले ने मुझे कोई संतान नहीं दिया। बस इसी चीज को लेकर के मीना हमेशा रोती थी। धीरे धीरे करके ना तो खाती थी ठीक से, ना तो समय से सोती थी। कई सारी बीमारियों ने जब मीना को जकड़ लिया तो बीमारियां तकरीबन 6-7 साल चली और तकरीबन 45 से 46 साल की एज में मीना इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेहीलाल जो था 48 से 49 साल की एज में एकदम मजबूर और मजदूर दोनों किस्म का बंदा बन चुका था। इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसकी जिंदगी चलेगी अब कैसे। एक बेबी यानी कि एक पत्नी सहारा थी, वो भी इस दुनिया से चली गई। ना तो कोई संतान है, ना तो कोई औलाद है, आखिर अब उसका चलेगा कैसे। तकरीबन धीरे धीरे करके 6 महीना इसी तरीके से इसी सोच में मेहीलाल ने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। लेकिन कुछ रिश्तेदार थे, कुछ आसपास पड़ोस के लोग थे, मेहीलाल के कुछ अपने थे जो मेहीलाल को अपना समझते थे। उन लोगों ने मेहीलाल के ऊपर दबाव बनाया और कहा, यार ऐसे मत जिंदगी खराब करो। अभी तुम 50 के भी नहीं हुए, अभी तो जिंदगी 20-30 साल तुम्हारे सामने पड़ी है। तो तुम कहीं ना कहीं बहुत औरतें पड़ जाएंगी जिसके पति मर चुके होंगे। ऐसी औरतों से तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ। मेहीलाल कुछ जवाब ही नहीं देता था। फिर एक दिन तकरीबन 15-20 दिन के बाद उसका एक दोस्त आता है और कहता है, मेहीलाल देख, एक बहुत अच्छा रिश्ता है और इसको रिश्ता मत समझ, तुझको घर बसाना यार। एक महिला है जिसका नाम कल्पना है, उम्र यही कि उसकी भी 42-43 साल ही है। उसका भी पति तकरीबन 8-9 साल पहले मर चुका है और वो बेचारी बड़ी परेशान रहती है। उसकी एक बेटी है जिसकी उम्र यही कोई इस समय 15-16 साल होगा। तो यार अब तू ले आ उसको, उस माँ और बेटी तुझको बनाकर खिलाएंगी, तेरा सब कुछ करेंगी, आराम से तेरा घर चलेगा, तुझे कोई दिक्कत नहीं। रही बात बेटी की शादी, तो जहां जिस बाप की वो बेटी है, जिसका उसका बाप नहीं है, कुछ संपत्ति है जो कि बेटी के नाम से हो चुका है, तो उसको बेच वगैरह करके, बेचने के बाद उसी पैसे से तू लड़की की शादी कर देना। तेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी, सिर्फ कमाना है और खिलाना है। अब मेहीलाल कहता, मुझे सोचने का वक्त दो। 2-3 दिनों के बाद सोचने के बाद अपने परिवार में मतलब जो भी उसको चाहने वाले थे, दोस्त रिश्तेदार, उनसे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तैयारियां करो, देखो क्या होता है। उसके बाद ये बात तो उस अगुआ ने उस महिला कल्पना से पहुंचाई जिसका पति मर चुका था। कल्पना को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको भी कई सहेलियों ने, कई महिलाओं ने समझाया बुझाया। उसके बाद कल्पना किसी ना किसी तरीके से राजी हो गई कि चलो ठीक है, कोई बुढ़ापे का सहारा तो बन जाएगा। और यही बात मेहीलाल भी सोचता था कि चलो कोई बुढ़ापे का सहारा तो बन जाएगा। लेकिन बेटी जिसका नाम पूनम था, उसने तो हद ही कर दिया। मात्र 15-16 साल की उम्र की लड़की सीधा इनकार कर देती है अपने माँ से कि तुमको जाना है तुम जाओ माँ, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं यही रहूंगी, इसी घर पे रहूंगी, मुझे यही पढ़ाई करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कैसे भी करके जी खा लूंगी। कल्पना बहुत प्रयास करती रही, लेकिन पूनम उसकी बेटी नहीं मानी। धीरे धीरे करके लोगों ने कहा, चलो हटाओ, कोई बात नहीं, अपने पति मेहीलाल के साथ कल्पना जी तुम आती जाती रहना, हाल चाल इसका लेती रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ये यही रहना चाहती है अपने बाप के यादों में, तो यही उसको रहने दो भाई, उसका जन्म यहाँ पे हुआ है, कैसे वो छोड़ सकती है। अब ये सारी बातें हो आ गई। उसके बाद कल्पना का जो एक फॉर्मेलिटी मंदिर के हिसाब से शादी वगैरह होती है, उसी शादी को करते हैं लोग। उसके बाद मेहीलाल के घर कल्पना चली जाती है। धीरे धीरे करके तकरीबन 2-4 महीने गुजर गए, ठीक ठाक तो सब कुछ चल ही रहा था। मेहीलाल अपने उस काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे करके परिवार वगैरह का पेट पालने लगा, यानी कि अपना और कल्पना का पेट पालने लगा। कई बार मेहीलाल बेटी पूनम से भी मिलने जाया करता था, बाप का फर्ज जो अदा करता था समाज की नजर में। और समाज को ये लगने लगा कि भाई इसका बाप भले ही मर चुका है पूनम का, लेकिन भाई ये जो बाप है ना नया वाला, भाई ये सच में बहुत मतलब पूनम के लिए कभी कपड़े लाना, कभी आता था वही 4-4 घंटे रुक के पास के बाजार में बाजार भी करवा देता था, खाने पीने की भी ढेर सारे सामान लेकर के आता था। तो इन्हीं सारी चीजों को अगल बगल के लोग देखते थे तो कहते थे बड़ा अच्छा है। भाई धीरे धीरे करके लोगों का प्यार मेहीलाल ने जीत लिया। और कल्पना भी जब ये सारी चीजें सुनती थी तो उसको भी बड़ा मन ही मन अच्छा लगता था, चलो कोई बात नहीं।
अब एक दिन ये होता है, तकरीबन रात में यही कोई 9:30 बज रहे थे, अचानक उस पूनम के उस पड़ोस से फोन आता है मेहीलाल के पास कि तुम्हारी बेटी का जो पूनम है उसका भाई तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है और हम लोग नजदीक में यही एक डॉक्टर साहब उनके पास लेके जा रहे हैं और तुम जल्दी से आने की कोशिश करो भाई उसकी माँ को लेकर के। उसके बाद मेहीलाल तुरंत अपनी पत्नी कल्पना को वहां से उठाता है और बेटी पूनम से मिलने के लिए चला आता है। तकरीबन उस जगह से 35 मिनट का रास्ता होता है। 35 मिनट के अंदर उसने सफर तय कर लिया और उस डॉक्टर के पास आता है। उसके बाद लोग देखते हैं तो डॉक्टर अपना जो नॉर्मल डॉक्टर, इसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं गांव की भाषा में, वो अपना ट्रीटमेंट वगैरह कर ही रहा था। ग्लूकोज इंजेक्शन, गोलियां खिलाना, सब चीज प्रोसेस चल रहा था। तो अगल बगल पड़ोस के जो लोग थे उन लोगों ने नॉर्मल समझा। उन लोगों ने कहा चलो ठीक है, अब तो उसका बाप आ ही गया भाई, क्या दिक्कत है, भले ही सौतेला है लेकिन बाप तो है, उसकी माँ भी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है हम लोग निकल जाते हैं। पड़ोसी और जो भी अगल बगल के लोग थे सब लोग अपने अपने घर चले आए। अब उस डॉक्टर के पास सिर्फ मेहीलाल बचता है, उसकी पत्नी कल्पना बचती है और उसकी बेटी जो कि बीमारी से जूझ रही थी वो बचती है। अब डॉक्टर भी आधी धीरे धीरे रात हो रहा था, नींद में व्यस्त था डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था, बस जैसे तैसे करके वो ट्रीटमेंट कर रहा था। फिर अंततः उल्टी या इतनी ज्यादा हो रही थी पूनम को कि डॉक्टर भी परेशान हो गया। उसने सीधा कहा कि ऐसा करो भाई, इसको तुरंत यहां से लेकर जाओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देखो या कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मुझे तो लगता है केस सीरियस है। ये कहकर झोला छाप डॉक्टर ने तो पल्ला अपना झाड़ ही लिया। झाड़ने के बाद सीधा अब एक कल्पना जो थी मेहीलाल से कहती है क्या होगा, पैसे भी बहुत लगेंगे, हम लोगों के पास उतना पैसा भी नहीं है। मेहीलाल कहता कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ मैनेज करता हूं, तुम चुपचाप घर चली जाओ। मतलब इस घर जहां पूनम रहती थी, अब उसी घर ये कल्पना चली आई। अब इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेकर के जाता है मेहीलाल पूनम बेटी को। जब पता चलता है कि ठीक ठाक है भाई, कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो चुके थे पेट में जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो गोद में लिए साथ में चलते उठते बैठते मेहीलाल के दिमाग में अचानक क्या रुख मोड़ लेता है किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और रात में तकरीबन यही कोई 12:30 बज रहे थे। 12:30 बजे वो अपनी बेटी पूनम को लेकर सीधा पूनम के घर नहीं बल्कि अपने उस घर चला आया जिस घर पूनम कभी आना ही नहीं चाहती थी। और वहां पर लेकर आता है। पूनम की हालत ज्यादा बिगड़ी होती है। पूनम ने कई बार इस बारे में पूछा भी कि ये मुझे आप कहां ले चल रहे हो, लेकिन मेहीलाल ने यही कहा तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तुमको बहुत ठीक ठाक जगह ले जा रहा हूं, वहां तुम्हारा सेवा सत्कार सब कुछ होगा, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये बात कहते हुए वो पूनम को लेकर के अपने ही घर मेहीलाल चलाता है। रात में धीरे धीरे करके कई सारी चीजें देखता है। देखने के बाद मेहीलाल का जो दिमाग है एकदम बेकार, एकदम राक्षसी रूप ले लेता है। उसके बाद ये अब कुछ अलग तरह से ही सोचने लगता है। इसने पूनम को भाई गला दबाकर मारने की कोशिश की। पूनम को जब इसने देखा कि मार दूं, तमाम प्रकार की चीजें इसने सोचा। धन का भी लालच था क्योंकि पूनम के नाम से कुछ धन ऐसे हो चुके थे जो कि पूनम की शादी जिस लड़के से होती, पूनम अपनी जायदाद शायद उस लड़के को दे देती। और भी कुछ सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि मेहीलाल को ऐसा लग रहा था, तो वो रास्ते से पूनम को हटाना चाह रहा था। तो उसने पूनम को मारने की सारी प्लानिंग रच दी और सच में उसने पूनम को मार भी दिया। मारने के बाद जब उसको समझ में आया क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर भाई सच में एक राक्षस पैदा हो गया और इसने रात में पूनम के साथ सुबह तक हैवानियत किया। हैवानियत करने के बाद जब इसको ये लगने लगा कि अब सुबह हो चुकी है, पोल सारे कुछ खुल जाएंगे, ये पूनम को वहां से तुरंत कहीं दूसरी जगह नदी में या किसी तालाब में फेंकना चाह रहा था। और ये सारी प्लानिंग इसकी जैसे ही काम करती कि पूनम उठकर बैठ जाती है और देखती है कि कमरे में कोई है ही नहीं। चूंकि जो मेहीलाल था वो पूनम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की चीजों को इकट्ठा करने में लगा हुआ था। उसके बाद पूनम तुरंत दरवाजे पर आती है और चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। चीखने चिल्लाने के बाद अगल बगल के लोग, पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते, पूछने लगते क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तुम कब आई, तमाम प्रकार की बातें होने लगती है। अब पूनम ने पूरी सच्चाई बताई। जितना सच्चाई वो जान सकती थी, बता सकती थी और कह सकती थी लोगों के बीच में, उसने उतनी पूरी सच्चाई को साफ के सामने रखा। कहते कहते मेहीलाल के भी कुछ ना चाहने वाले कुछ दुश्मन थे जिन लोगों ने तुरंत इस बात को सुना और तुरंत पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद मेहीलाल को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पूनम को भी ले जाती है थाने और कुछ समय के बाद फिर पूनम की मां कल्पना को भी थाने में बुलाया जाता है।
थाने में बुलाने के बाद सारे बयान लिए जाते हैं। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस भी शॉक रह जाती है कि कैसा ये सौतेला बाप है, जो बाप नहीं सच में हैवानियत का पूरा पुजारी बन चुका है। कि ये बेटी को जब इसने सुना कि ये मर चुकी है और इसने मार भी दिया था अपने हाथ से, उसके बाद इसके दिमाग में ऐसा क्या चला कि इसने अपनी बेटी के साथ हैवानियत किया। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी, मेहीलाल के ऊपर डंडे बरस रहे थे, पुलिस गुस्सा अपना उतार रही थी, लेकिन करती तो करती क्या पुलिस। उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को दर्ज किया, उसके बाद कोर्ट में भेज दिया। कोर्ट में भेजने के बाद वहां पर जज ने तुरंत पहले तो मेहीलाल को भाई जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया और सुनवाइयां केस की जारी हैं। जल्द ही सुनवाइयां होने के बाद मेहीलाल को आजीवन कारावास की सजा निश्चित है। हालांकि इस स्टोरी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहोगे मेरे दोस्त? क्या सच में बाप भले ही सौतेला हो, इसको इस तरीके से हैवानियत करनी चाहिए? क्या कहना चाहोगे आप उस सौतेले मेहीलाल के बाप के बारे में? एक बार कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी क्राइम स्टोरी को लेकर या बहुत सारी कहानियां या कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।